हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लास से अरुण सर जी। तो मैं आज मोस्ट 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपका सभी एग्ज़ाम के लिए एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सभी एग्ज़ाम के लिए, दिल्ली पुलिस, सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है 25 क्वेश्चन। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे आप लोग और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर देंगे और लाइक भी कर देंगे। और जो हमारे नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब भी कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। जी, मैं आप लोग को डेली मोस्ट 25 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तो इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और शेयर भी कर देंगे और फटाफट लाइक भी कर देंगे आप लोग। तो मैं शुरू करता हूँ आज का 25 क्वेश्चन। जी, मोस्ट जो एनसीईआरटी बुक से तैयार किया गया है, जो सभी एग्ज़ाम के लिए दरोगा मेंस, जो दरोगा पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, फॉरेस्ट गार्ड, सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। जी, तो मैं शुरू करता हूँ आज का 25 क्वेश्चन। जी, आज का पहला सवाल, और आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो शुरू से अंत तक देखेंगे। जी बिल्कुल। और आप लोग लाइक भी कर देंगे सभी को मिलकर इस वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि इस आज का वीडियो, आज का क्वेश्चन कैसा लगा। ज़रूर बताएंगे आप अंत में इस वीडियो को देखकर। तो आज का पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। जी, पहला सवाल क्या बोल रहा है कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। जी, ये सवाल है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था, ये सवाल आपका है। ए में 1 जनवरी 1600, बी में है 30 मार्च 1610, सी में 31 जनवरी 1601 और डी में 31 दिसंबर 1600। तो जल्दी से आप लोग आंसर इसका बता देंगे। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था, तो आपका आंसर होगा डी, होगा 31 दिसंबर 1600। जी, याद रखेंगे 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ द्वारा भारत के साथ व्यापार करने की चार्टर प्रदान किया गया। जी बिल्कुल। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी, ये भी मालूम होगा आपको। जी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन हुआ था 1608 में। जी, 1608 में याद रखेंगे आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, 1600। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल शासक जो था वो अकबर था। जी, याद रखेंगे इस तरह। तो 1 कड़ी। चलते हैं नेक्स्ट दूसरे नंबर सवाल पर। आपका दूसरा नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों को का भी वर्ग था, तो निम्न कौन सा नहीं शामिल था, ये आपका सवाल है। जी, सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न कौन नहीं शामिल है, ये आपका सवाल बोल रहा है। तो 2, ए में गोविंद रनाड़े, बी में बिपिन चंद्रपाल, सी में बाल गंगाधर तिलक और डी में लाला लाजपत राय। तो आंसर जल्दी से बता देंगे आप लोग। इसका आंसर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, तो कौन सा शामिल नहीं है, ये आपका सवाल है। तो गोविंद रनाड़े। जी, बाकी बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय ये आपका उग्र राष्ट्रवादियों का वर्ग में शामिल थे। जी, याद रखिए। जो आपका दो का ये आंसर हुआ गोविंद रनाड़े। जी, लाल बाल पाल बोलते हैं, लाल बाल पाल, तो लाल लाला लाजपत राय, पाल बिपिन चंद्रपाल और बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल। जी, इस तरह से याद रखेंगे। आपका 2 का ये होगा। जी बिल्कुल, याद रखेंगे। और आपका
चलते हैं नेक्स्ट तीसरे नंबर सवाल पर। जी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे आप लोग और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को देखकर जरूर बताएंगे आप लोग आज का सवाल कैसा लगा। तीसरे नंबर सवाल क्या हो रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। ये आपका सवाल है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। ये आपका तीसरे नंबर का। ए में लॉर्ड लिनथिगो, बी में लॉर्ड माउंटबेटन, सी में लॉर्ड बेवेल और डी में लॉर्ड वेलिंगटन। तो इसका आंसर जो आपका होगा बिल्कुल याद रखेंगे, 3 का आंसर ए होगा लॉर्ड लिनथिगो। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था वो आपका 1940 में हुआ था, ये अभी याद रखेंगे। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो आपको शुरू किया गया 1940 में महात्मा गांधी के द्वारा। जो पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह जो बनाया गया प्रथम इसमें तो आपका विनोबा भावे और दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरा ब्राहदत्त। जी याद रखें तीनों व्यक्तिगत सत्याग्रह जो आपका 1940 में हुआ। तो याद रखेंगे जो आपका इसके प्रथम सत्याग्रही पूछेगा तो विनोबा भावे और दूसरा पूछेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा पूछेगा व्यक्ति कौन था तो ब्राहदत्त। जी याद रखेंगे जो पनार में शुरू किया गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह जो महात्मा गांधी के द्वारा तो लॉर्ड लिनथिगो के समय में, ये भी याद रखेंगे 3 का ए आंसर हुआ। और एक सवाल पूछता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो भारत का वायसराय कौन था तो लॉर्ड लिनथिगो। तब जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो भारत का वायसराय कौन था तो लॉर्ड वेवेल। तो इस तरह ऐसे याद रखें, 3 का आंसर ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका चौथे नंबर सवाल पर। चौथा नंबर सवाल क्या हो रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। ये आपका सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और ब्रिटिश संस्था थी कौन। ये आपका सवाल बोल रहा है। ए में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, बी में ब्रिटिश एसोसिएशन, सी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और डी में इंडियन एसोसिएशन। जल्दी से बता देंगे इसका आंसर आपका। तो इसका आंसर होगा 4 का ए आंसर हुआ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। जी याद रखें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व मैंने पहले जो नाम था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। जी तो आपका आंसर हुआ याद रखेंगे सी है आपका 4 का ए आंसर हुआ। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कांग्रेस से पूर्व संस्थाओं में सर्वप्रथम संस्था मानी जाती थी। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कांग्रेस के पूर्व संस्थाओं में से सर्वप्रथम संस्था मानी जाती है। अन्य संस्थाएं इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश एसोसिएशन आदि भी है। जी अन्य संस्थाएं भी इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश एसोसिएशन भी आदि जो भी है याद रखेंगे। तो अब पूछेगा यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कांग्रेस शब्द जोड़ा वो अमेरिका से लिया। जी बिल्कुल याद रखेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई वो आपका 1885 28 दिसंबर। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया दादा भाई नौरोजी। याद रखिए 4 का ए। चलते नेक्स्ट आपका 5वें नंबर सवाल पर। जी अच्छा लगेगा इस वीडियो ज़रूर लाइक करेंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जी बिल्कुल। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे आप लोग, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे आप लोग। 5वें नंबर सवाल क्या हो रहा है, पूना समझौता किन दो पक्षों के बीच हुआ। ये मोस्ट सवाल है, सभी मोस्ट है 25 क्वेश्चन। शुरू से अंत तक देखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट होगा। विथ आपको डिस्कशन भी मिल रहा है। जी पूना समझौता किन दो पक्षों के बीच हुआ। ए में दलित वर्ग और हिंदू नेताओं, बी में दलित वर्ग और ब्रिटिश सरकार, सी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग और डी में कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग दे देंगे। 5 का आंसर जो होगा आपका ये होगा दलित वर्ग और हिंदू नेताओं के बीच हुआ था। जो पूना समझौता 1932 भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच, याद रखें पूना पैक्ट 1932 दलित वर्ग और हिंदू नेताओं के बीच। जी याद रखेंगे 5 का ये होगा बिल्कुल आपका दलित वर्ग और हिंदू नेताओं के बीच पूना समझौता 1932 में संपन्न हुआ था। जी याद रखें यह समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच संपन्न हुआ था। जी आपको मालूम होगा 5 का ये होगा। चलते नेक्स्ट
आपका 6ठे नंबर सवाल पर छठा नंबर आपका सवाल क्या बोल रहा है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता, ये आपका सवाल है। छठा नंबर क्या बोला कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने पहले भारतीय थे, तो उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता, ये आपका सवाल है। ए में निर्दलीय, बी में लिबरल पार्टी, सी में लेबर पार्टी, डी में कंजर्वेटिव पार्टी। तो जल्दी से आपका आंसर दे देंगे इसका। तो इसका 6 का भी आंसर हुआ आपका, 6 का भी लिबरल पार्टी। कौन सी पार्टी? लिबरल पार्टी। जो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स से चुने गए थे पहले भारतीय सदस्य थे। जी बिल्कुल याद रखेंगे। मोस्ट इस सवाल आपका हमेशा एग्जाम में याद रहता है, कई एग्जाम में पूछा आपका, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, सभी एग्जाम में पूछा दरोगा। ये मोस्ट है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुने जाने वाले पहले भारतीय सदस्य थे। जी बिल्कुल याद रखें। जो कौन सी पार्टी पर चुनाव जीता? तो लिबरल पार्टी। तो 6 का ए होगा। और भारतीय सुधार समिति की स्थापना जो किसने किया? भारतीय सुधार समिति की स्थापना तो आपका दादा भाई नौरोजी, जो इंग्लैंड में किया था। बिल्कुल याद रखिए। भारतीय सुधार समिति मोस्ट है आपका, जो 1892 में, जी याद रखें, कब जीता? 1892 मोस्ट 1892 में जीता। बिल्कुल याद रखें। जो आपका लिबरल पार्टी से। 6 का भी। चलते हैं नेक्स्ट 7 नंबर सवाल पर। जो इस वीडियो को देखेंगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर देंगे अधिक से अधिक इस वीडियो को देखने के लिए। और अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। जो कॉम्पिटिटिव क्लासेज की ओर से जो सभी एग्जाम के लिए एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पीटी जो होने वाला है, या मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, या फॉरेस्ट गार्ड, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। दिल्ली पुलिस। 7वें नंबर, ब्रिटिश संसद ने भारत स्वतंत्रता कानून 1947 का पारित किया, ये आपका सवाल है। जी अगस्त 1947, जुलाई 1947, जून 1947 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसके नंबर 7वें नंबर का आंसर होगा ब्रिटिश संसद ने भारत स्वतंत्रता कानून 1947 पारित किया, तो आपका जुलाई 1947। जी याद रखें, जुलाई 1947 में स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया था। 4 जुलाई 1947, याद रखें, 4 जुलाई 1947 को आपका हुआ था, जो ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था। और आपका स्वीकृति कब मिल गया? तो 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई 1947 को आपका स्वीकृति मिल गया। याद रखिए, जो आपका ब्रिटिश संसद के द्वारा, जी याद रखेंगे। और 3 जून 1947 को घोषणा किया गया था माउंटबेटन के द्वारा। जी बिल्कुल। तो याद रखेंगे 7 का आंसर बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 8वें नंबर सवाल पर। 8वां सवाल क्या हुआ कि मुस्लिम लोग ने पाकिस्तान की मांग आधिकारिक तौर पर कब किया? ये सवाल है। मुस्लिम लोग ने पाकिस्तान की मांग आधिकारिक तौर पर कब किया? ए में मार्च 1940, बी में अगस्त 1942, सी में जून 1937 और डी में दिसंबर 1940। तो 8 नंबर का आंसर दे देंगे जल्दी से आपका। तो ए 8 का आंसर हुआ मार्च 1940। याद रखेंगे, जो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग आधिकारिक तौर पर कब किया? तो 1940, यानी मार्च 1940। आपको पाकिस्तान की मांग जो 1940 कराची अधिवेशन में मांग किया था। बिल्कुल याद रखें, कराची अधिवेशन 1940। आपका ये आंसर होगा 8 का ए होगा। बिल्कुल याद रखें। मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने विधिवत और आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान की मांग रखी और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बना। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बन गया। जी याद रखें इस तरह। आपका 8 का ये हुआ। चलते हैं नेक्स्ट। एक ग्रेड कॉम्पिटिटिव क्लासेज की ओर से आपको एक एमसीक्यू के रूप में मोस्ट जो 25 क्वेश्चन आपको मिल रहा है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि मोस्ट मिलेगा आपको, सभी एग्जाम के लिए है। जी बिल्कुल। तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को देखकर बताएंगे
क्वेश्चन कैसा है जरूर बताएंगे आप लोग। एनसीईआरटी बुक से तैयार किए गए सभी मोस्ट एग्जाम है, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। 9वां सवाल के भारत में थियोसॉफिकल मत का किसने प्रारंभ किया? जी ये सवाल है आपका। भारत में थियोसॉफिकल मत का किसने प्रारंभ किया? ए में बाल गंगाधर तिलक, बी में मैडम ब्लास्टवकी और कर्नल आलकट, सी में श्रीमती एनी बेसेंट और डी में श्रीमती मैडम ब्लास्टवकी। ये सवाल है आपका 9वें नंबर का। जी बता देंगे। 9 का आंसर हुआ मैडम ब्लास्टवस्की और कर्नल आलकट, जो भारत में थियोसॉफिकल मत शुरू किया था। जी याद रखेंगे आपका। जो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना और इस मत के प्रचार मैडम ब्लास्टवकी और कर्नल आलकट है। जी याद रखें। तो आपका 9 का भी होगा। चलते नेक्स्ट 10वें नंबर सवाल पर। 10वां सवाल का सुनहरा रेशा होता है, ये आपका सवाल है 10वें नंबर का। ए में जूट, बी में नायलॉन, सी में हेम्प और डी में कपास। तो सुनहरा रेशा किसको बोलते हैं? ये आपका सवाल है 10 नंबर का। जी बिल्कुल याद रखिए। 10 का आपका ये होगा जूट। याद रखें सुनहरा रेशा होता है जूट, जिसको गोल्डन फाइबर बोलते हैं। जी गोल्डन फाइबर किन्हें कहा जाता है? तो जूट को कहा जाता है। जी याद रखें 10 का ये होगा। और जूट के उत्पादन में प्रथम राज्य आपका पश्चिम बंगाल। जी और जूट के उत्पादन में प्रथम देश तो बांग्लादेश। याद रखें। अंतर्राष्ट्रीय आपका जूट संशोधन पूछेगा जो बांग्लादेश के ढाका में, और भारत का पूछेगा तो कोलकाता। जी याद रखें 10 का ही होगा आपका सुनहरा रेशा, जो बोलते हैं गोल्डन फाइबर बोलते हैं। किसको बोलते हैं? तो जूट को बोलते हैं। 10 का आंसर ये होगा। बिल्कुल याद रखें। इस तरह आपका आंसर होगा। चलते नेक्स्ट आपका 11वें नंबर सवाल पर। जी इस वीडियो को जरूर आप शुरू से अंत तक देखेंगे और ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में आप लोग कैसा आज लगा। जी जो ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से आपको डेली जो एमसीक्यू के रूप में आपको सभी एग्जाम के लिए मोस्ट है, जरूर देखेंगे इसका। 11 नंबर न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह ये किस देश में स्थित है? ये आपका सवाल है। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है यह किस देश में स्थित है? ए में मैक्सिको, बी में अमेरिका, सी में कनाडा और डी में ऑस्ट्रेलिया। तो जल्दी से आंसर दे देंगे इसका। तो आपका 11 का जो आंसर डी होगा। जी ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है यह किस देश में अवस्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया। जी याद रखें ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपका कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, और आपका ऑस्ट्रेलिया जो प्रधानमंत्री अभी है स्कॉट मॉरिसन। याद रखिए 11 का डी होगा। एक ऑस्ट्रेलिया में याद रखेंगे आपका कुलगाड़ी। जी कुलगाड़ी और जो आपका सोने के लिए प्रसिद्ध है, कुलगाड़ी जो सोने के लिए प्रसिद्ध है ऑस्ट्रेलिया में। जी याद रखिए। तो आपका ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर सिडनी, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर सिडनी याद रखेंगे, जो आपका डार्लिंग नदी किनारे है। तो 11 का डी होगा। जी बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट। और ऑस्ट्रेलिया में क्या पूछा? किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया। जी याद रखें 11 का डी। चलते हैं नेक्स्ट आपका 12 नंबर सवाल पर। 12वां सवाल क्या बोला कि देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा सही है? ये आपका सवाल है। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये आपका 12 नंबर का सवाल है। जी ए में देशांतर रेखा दूरी का प्रदर्शित करती है, बी में देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, यह अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती है और इनकी संख्या 180 होती है। जी ये आपका सवाल है 12 नंबर का। तो आपका आंसर जो होगा 12 का बी होगा। बिल्कुल याद रखें आपका सही है। जी बिल्कुल। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी जो होती है वो विषुवत रेखा पर होती है और ध्रुव पर कम होती है। जी जैसे जैसे ऊपर को जाएंगे तो आपका दूरी कम होती जाती है। बिल्कुल याद रखें देशांतर के मध्य जो आपका बिल्कुल याद रखें। और देशांतर रेखाओं की जो संख्या होती है वो 360 होती है। जी याद रखें कितनी होती है? 360। पृथ्वी पर कुल कितने आपसे पूछिए जो देशांतर जो होती है
तो 360 होती है। जी बिल्कुल याद रखें। और आपका देशांतर रेखाएं जो होती है वो लंबवत होती है, याद रखें। देशांतर रेखाएं जो होती है वो लंबवत होती है, और आपका अक्षांश रेखाएं जो होती है वो समानांतर होती है। जी याद रखें। और आपका देशांतर, जी याद रखें, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को जो आपका देशांतर रेखा बोलते हैं। तो 12 का एक आंसर जो आपका होगा बी होगा। जी बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट 53 नंबर सवाल पर। जी इस वीडियो को जरूर शुरू से अंत तक देखें आप लोग, और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर देंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। और नेक्स्ट 53वां सवाल क्या बोल रहा है कि धूपगढ़ी चोटी किस श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है, ये आपका सवाल है। 13 नंबर का धूपगढ़ी चोटी किस श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है, ये आपका सवाल है। ए में जनता, बी में मैकाल, सी में सतपुरा और डी में अरावली। तो जी याद रखें 13 नंबर का सी होगा आपका सतपुरा की पहाड़ी। जी बिल्कुल, सतपुरा पहाड़ी की जो आपका सबसे ऊंची चोटी जो है आपका धूपगढ़ी है। धूपगढ़ी चोटी किस श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है, तो सतपुरा याद रखेंगे। जी बिल्कुल मोस्ट है, आते रहता है आपका सवाल। और आपका एक पूछता कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, तो विंध्य पर्वत। जी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है तो विंध्य पर्वत याद रखेंगे। और एक मैंने जी क्लास में भी ट्रिक बताया हूँ, एक सवाल आते रहता है आपको, याद रखेंगे। जी सवाल एक ट्रिक है, इस पर आप सवाल बनेगा। जी याद रखें विंध्य पर्वत और सतपुरा जो कौन सी नदी अलग करती है, तो नर्मदा नदी। और आपका नर्मदा और ताप्ती नदी को कौन सा पर्वत अलग करती है, तो सतपुरा। जी याद रखें। क्या सवाल आपसे पूछेगा कि विंध्य पर्वत और सतपुरा पर्वत जो उसका कौन सी नदी डिवाइड करती है, तो नर्मदा। और नर्मदा और ताप्ती नदी कौन सी पहाड़ी डिवाइड करती है, तो सतपुरा। तो ये आपका ट्रिक है VNST। जी मोस्ट सवाल है, याद रखें। 13 नंबर का आपका सी होगा, बिल्कुल याद रखें। जो आपका धूपगढ़ चोटी सतपुरा श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है जो पंचमढ़ी में अवस्थित है। जी मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी में अवस्थित है। जी याद रखें। जो आपका सतपुरा श्रेणी का विस्तार पूछेगा आपसे, तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य के में स्थित है। सतपुरा से लेकर आपका मध्य प्रदेश से लेकर आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। जो उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। जी उत्तर में नर्मदा नदी और दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। जी याद रखें। और ऐसे आपको नर्मदा और ताप्ती जो पश्चिम की ओर बहती है, याद रखें। जी बिल्कुल। और जो अरब सागर में जाकर मिल जाती है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये एस्चुरी बनाती है। जी नर्मदा और ताप्ती क्या बनाती है, एस्चुरी। तो 13 का सी। चलते नेक्स्ट 14 नंबर सवाल पर। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर देंगे। जी ज़बरदस्त आपका मोस्ट 25 क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट है, तो शुरू से अंत तक देखेंगे इस वीडियो को। 14 नंबर सवाल की निम्नलिखित में कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। जी 14 नंबर का सवाल है। तो ए में दामोदर, बी में गंडक, सी में महानदी और डी में कोसी। तो जल्दी से इसका आंसर दे देंगे आप लोग। तो आपका कोसी नदी होगा जो सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है, जो अपने के लिए विख्यात है। तो 14 का डी होगा, जो बिहार का शोक बोलते हैं कौन सी नदी, तो कोसी नदी को बोलते हैं। जी बिल्कुल याद रखेंगे। जो कोसी नदी मार्ग बदलने एवं भयंकर बाढ़ के लिए प्रख्यात है, जो इसी के कारण कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। जी याद रखेंगे। जो आपका जी याद रखें बिहार की इस जो प्रमुख नदी का उद्गम नेपाल में होता है, जो याद रखें गोसाईनाथ से निकलती है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है, तो गोसाईनाथ से निकलती है, जो आपका बिहार में या कुर्सेला के पास गंगा में मिल जाती है। जी कुर्सेला के पास गंगा में मिल जाती है कोसी नदी। जो याद रखेंगे 14 का डी होगा, बिहार का शोक कोसी नदी को बोलते हैं। कोसी परियोजना पूछेगा कौन सी नदी पर, तो कोसी नदी पर। कोसी परियोजना पूछेगा तो कोसी नदी पर ही आपका स्थित है। तो 14 का डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 15वें नंबर सवाल पर। 15वां सवाल क्या बोला कि किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाता है। जी ये आपका सवाल है।
किस मृदा प्ररूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्रक हो जाता है? ए में लेटराइट, बी में रेगुड़ या काली मिट्टी, और सी में जलोढ़, और डी में मरुस्थलीय बालू। ये आपका 15 नंबर का सवाल बोल रहा है। जी बिल्कुल। तो 15 का आंसर आपका जो होगा याद रखिए ये होगा आपका लेटराइट। जी याद रखिए, जो मृदा प्ररूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्रक हो जाता है। जी बिल्कुल याद रखिए। जी लेटेराइट मिट्टी जो है आपका लोहे की अधिक मात्रा के कारण उर्वरक नहीं रह पाती है। जी बिल्कुल याद रखें, लेटेराइट मिट्टी लोहे की अधिक मात्रा के कारण उर्वरक नहीं जी उर्वरक आपका नहीं रह पाती है। जी याद रखें। तो 15 का ये होगा लेटेराइट मिट्टी जो आपको मिलेगा। याद रखें, जो तमिलनाडु में याद रखें लेटेराइट मिट्टी। तो 15 का ये होगा आपका, बिल्कुल याद रखें। चलते नेक्स्ट 16वें नंबर सवाल पर। 16 का वर्ग मिश्रित कृषि में सम्मिलित होता है। जी ये सवाल आपका है कि मिश्रित कृषि में सम्मिलित होता है। ए में फसलों एवं सब्जियों के साथ में उगाना, बी में फसलों के साथ पशुपालन भी करना, सी में रबी एवं खरीफ फसलों के साथ में उगाना, और डी में 2 फसलों को साथ में उगाना। जी ये आपका सवाल है 16 नंबर का। जी ये 16 का आंसर होगा आपका 16 का आपका बी होगा, मिश्रित कृषि में सम्मिलित होता है तो फसलों के साथ पशुपालन भी करना। जी याद रखें, आपका फसलों के साथ पशुपालन भी करना। जी याद रखें, मिश्रित कृषि का तात्पर्य क्या होता है? कई तरह के फसलों के साथ साथ पशुपालन का भी कार्य भी करना, जिसमें किसानों की स्थिति में सुधार हो सके। जी क्या बोल रहा है कि मिश्रित कृषि से तात्पर्य है कि कई तरह के फसलों के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी करना, जिसमें किसानों की स्थिति में सुधार हो सके। जी याद रखें 16 का भी होगा। चलते नेक्स्ट, भारत की जो अर्थव्यवस्था वो मिश्रित अर्थव्यवस्था। जी याद रखें, भारत की कौन सी अर्थव्यवस्था? तो मिश्रित है। जी बिल्कुल याद रखें 16 का भी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 17 नंबर सवाल पर। 17वां सवाल क्या होगा कि निम्नलिखित में कौन सा जोवेनियन ग्रह नहीं है? ये आपका सवाल है। ए में बृहस्पति, बी में यूरेनस, सी में शुक्र, और डी में शनि। तो जल्दी से बता देंगे निम्नलिखित में कौन से जोवेनियन ग्रह नहीं है। ये आपका सवाल बोल रहा है। जी मोस्ट है, तो इसको जरूर आप शुरू से अंत तक देखेंगे। बिल्कुल। तो आपका आंसर होगा 17 नंबर का। जी याद रखें 17 का सी होगा शुक्र। जी याद रखें 17 क्या होगा आपका सी होगा शुक्र ग्रह, जो आपका जोवेनियन ग्रह में शामिल नहीं है। याद रखिए, जो आपका बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून जोवेनियन ग्रह को बोलते हैं, यानी बाह ग्रह। जी याद रखें बाह ग्रह जो आपका कौन कौन है? जो बृहस्पति, यूरेनस, शनि, जी याद रखेंगे, और आपका नेपच्यून, जो 4 ग्रह जो आपको बड़े आकार के कारण जोवेनियन ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून ग्रहों को बड़े आकार के कारण जोवेनियन ग्रह कहा जाता है। याद रखें। और जोवेनियन का अर्थ होता है बृहस्पति ग्रह के समान। जी याद रखें, जोवेनियन का अर्थ होता है बृहस्पति ग्रह के समान। जी याद रखें, जो अभी पूछेगा बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। जी याद रखें, बुध, शुक्र, मंगल एवं पृथ्वी को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। जी ये यानी आंतरिक ग्रह। याद रखेंगे, जो आपका बुध है, शुक्र है, मंगल है, पृथ्वी है, इसको आपका क्या बोलते हैं? जी याद रखें पार्थिव ग्रह बोलते हैं, आंतरिक ग्रह बोलते हैं। जी बिल्कुल याद रखें। तो 17 का सी होगा। आप क्या पूछे? सबसे चमकीला तारा शुक्र है, सबसे चमकीला जो भोर का तारा बोलते हैं। जी भोर का तारा शुक्र, आपका शाम का तारा शुक्र, जो आपका शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। बिल्कुल याद रखेंगे, शुक्र और बुध का कोई उपग्रह नहीं है। 17 का सी होगा। और शुक्र जो आपका पृथ्वी का विपरीत चक्कर लगाता है, ये भी याद रखेंगे। तो 17 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 18 नंबर सवाल पर। 18वां सवाल क्या होगा कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? ये आपका सवाल है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? कहने का मतलब किस नदी पर है, ये आपका सवाल है। ए में कांगो, बी में जाम्बेली, सी में नील, और डी में अमेजन। तो 18 नंबर का आंसर होगा आपको जी जाम्बेजी होगा। थोड़ा सा यहाँ पे
मिक्स प्रिंट हुआ जाम्बेली नहीं जाम्बेजी, याद रखेंगे आपका ऑप्शन में एक जो मिक्स प्रिंट हुआ जाम्बेजी है, बी में ऑप्शन कांगो, सी में नील, डी में अमेजन। विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी पर, याद रखेंगे आपका 18 का बी होगा, बिल्कुल याद रखेंगे। विक्टोरिया जलप्रपात जो दक्षिण मध्य अफ्रीका में जाम्बिया जिम्बाब्वे की सीमा पर जाम्बेजी नदी पर स्थित है। जी याद रखें, विक्टोरिया जलप्रपात दक्षिण मध्य जो आपका अफ्रीका में जाम्बिया जो जिम्बाब्वे की सीमा पर जाम्बेजी नदी पर अवस्थित है, याद रखें। और विक्टोरिया झील पूछिए अफ्रीका महादेश में स्थित है, जो युगांडा तंजानिया केन्या के मध्य स्थित है, याद रखें। जो आपका युगांडा तंजानिया केन्या के मध्य स्थित है, जिससे नील नदी का उद्गम होता है आपका, बिल्कुल याद रखें। और विक्टोरिया द्वीप कहाँ में अवस्थित है? तो कनाडा में। जी विक्टोरिया द्वीप पूछेगा तो कनाडा में। और विक्टोरिया झील से आपका नील नदी का उद्गम हुआ है, बिल्कुल याद रखें। नील नदी जो आपका निकला है वो विक्टोरिया झील से निकला। और विक्टोरिया जलप्रपात कौन सी नदी पर? तो आपका जाम्बेली। और स्टेनली जलप्रपात पूछे तो कांगो नदी पर। जी स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर। तो 18 का बी हुआ। चलते नेक्स्ट 19वें नंबर सवाल पर। 19वें नंबर सवाल क्या हो रहा है कि कौन सी जनजाति उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में चारों तरफ निवास करती है? ये आपका सवाल है। कौन सी जनजाति उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में चारों तरफ निवास करती है? 19 नंबर का ए में बुशमैन, बी में लैप्स, सी में मसाई और डी में एक्सकिमो। तो जल्दी से बता देंगे 19 का आंसर जो आपको होगा एक्सकिमो होगा, 19 का डी होगा, याद रखेंगे। जो आपका उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में चारों तरफ निवास करती है, बिल्कुल याद रखेंगे आपका आंसर 19 का डी होगा। जी एक्सकिमो जनजाति उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों तरफ निवास करती है। जो एक्सकिमो पूछेगा कनाडा, ग्रीनलैंड, उत्तरी रूस में निवास करती है। एस्किमो जनजाति कहाँ का पूछे आपसे एग्जाम में? तो याद रखें अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड जो उत्तरी रूस में निवास करती है। तो 19 का डी होगा। और बुशमैन पूछेगा आपका कालाहारी मरुस्थल में जो पाया जाता है जनजाति है, जी बिल्कुल याद रखें आपका 19 का डी हुआ। चलते नेक्स्ट 20वें नंबर सवाल पर। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और अच्छा लगा तो जरूर आप एक कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो गडप कॉम्पिटिटिव क्लासेज की ओर से सभी एग्जाम के लिए जो बनाया गया मोस्ट 25 क्वेश्चन एसएससी, एनटीपीसी, बिहार दरोगा, बिहार फॉरेस्ट गार्ड सभी एग्जाम के लिए बनाया गया। 20वें नंबर सवाल का कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये आपका सवाल है। ए में 10 दिसंबर, बी में 15 मार्च, सी में 15 दिसंबर और डी में 24 दिसंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 का आंसर आपको ए होगा, बिल्कुल याद रखें। 20 का आंसर ए होगा। जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। जी याद रखेंगे। इस तरह सवाल आपके एग्जाम में आते रहता है जो मोस्ट है। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें आप लोग, जी बिल्कुल। तो आपका पूछेगा 15 मार्च के बारे में पूछता है, जी याद रखेंगे। जो राष्ट्रीय विश्व उपभोक्ता दिवस, तो याद रखें विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च। और आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। जी याद रखें राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर और अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। तो 20 का आंसर ये होगा। चलते हैं नेक्स्ट 21वें नंबर सवाल पर। 21वें नंबर क्या बोल रहा है आपका? प्रकाश है, ये आपका सवाल है। यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है। डी में इनमें से सभी। तो 21 के आंसर आपका जो होगा जी प्रकाश है आपका सभी होगा, बिल्कुल डी होगा। यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, बी में यह एक कण प्रकृति है, सी में यह ऊर्जा का एक रूप है और डी में इनमें से सभी। जी बिल्कुल 21 का डी होगा। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग भी है, एक कण प्रकृति भी है, एक ऊर्जा का एक रूप है। जी प्रकाश जो आपका अनुधर्ज तरंग का उदाहरण है। जी अगर प्रकाश है अनुधर्ज। 21 का डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 22वें नंबर सवाल पर। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है? ये आपका सवाल है। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है? ए में हाइड्रोजनीकरण, बी में मल्टीप्लेक्सिंग और सी में किण्वन और डी में अपचयन। ये आपका आंसर है 22 नंबर का।
जी ये बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित कौन सी प्रक्रिया होती है? तो 22 का सी होगा किण्वन, जी याद रखेंगे। और बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन, जी याद रखेंगे। और आपका जो CH4 आपका जो होता है सूत्र, जी याद रखेंगे। बायोगैस का मुख्य घटक जो होता है मीथेन होता है, जी याद रखेंगे। और बायोगैस में मीथेन कितना परसेंट? तो आपका 60 से 70% देता है, जी बिल्कुल याद रखेंगे। 60 से 70% होता है बायोगैस में मीथेन। और आपका CH4 सूत्र होता है मीथेन का, जो मार्स गैस भी बोलते हैं, याद रखेंगे। और आपका जो एक सवाल और पूछा कि जब जानवर जुगाली करता है तो कौन सी गैस मुक्त होती है, निकलती है? तो मीथेन, बिल्कुल। कोयला के खानों से कौन सी गैस? तो मीथेन, याद रखें। तो और सड़ी हुई धान से कौन सी गैस? तो मीथेन, इस तरह याद रखें। तो 22 का सी आपको किण्वन प्रक्रिया से, बिल्कुल याद रखें। और किण्वन की प्रक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो CO2। चलते नेक्स्ट 23 नंबर सवाल पर। जी ये आज का क्वेश्चन मोस्ट है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें आप लोग। चलते नेक्स्ट 24वें नंबर सवाल पर। जैव सेल क्या है? ये आपका सवाल है। जैव सेल क्या है, सॉरी। आपका 23वां सवाल क्या बोला कि जैव सेल क्या है? प्राकृतिक तेल, बी में पेट्रोल, सी में कोयला और डी में LPG। तो बता देंगे 23 नंबर का। तो आपका 23 का आंसर होगा सी होगा कोयला, जी याद रखें। जैव सेल क्या है? तो कोयला, जी बिल्कुल याद रखें। और कोयला कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार, जी। अब कोयला कौन सी चट्टान? तो अवसादी चट्टान पाया जाता है, जी बिल्कुल। अब कोयला में जो सबसे सर्वोत्तम जो होता है आपका एंथ्रासाइट होता है, जी बिल्कुल याद रखें। 23 का सी। चलते हैं नेक्स्ट 24वें नंबर सवाल पर। चौबीस नंबर सवाल क्या होगा कि यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न किस भाग से है? ये आपका सवाल है, जी। यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न किस भाग से है? ये आपका सवाल है। ए में स्पाइनल कॉर्ड, बी में सेरेब्रम, सी में हाइपोथैलेमस और डी में सेरेबेलम। ये आपका सवाल है 24 नंबर का। जल्दी से बता देंगे। 24 का आंसर जो होगा बी होगा, सेरेब्रम होगा, जी याद रखें। यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न किस भाग से? तो सेरेब्रम, जी बिल्कुल याद रखें। मोस्ट है आपका 24 का बी। चलते हैं नेक्स्ट आपका 25वें नंबर सवाल और लास्ट है, जो बिल्कुल चलते हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। जो ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है, NTPC, रेलवे ग्रुप डी, SSC, बिहार दरोगा, सभी एग्जाम के लिए। 25वां सवाल की एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं होती है। ये आपका सवाल है। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं होती है। ए में राजहंस, बी में माउस वर्ल्ड, सी में डोडो और डी में आर्कियोप्टेरिक्स। ये आपका सवाल है 25 का, जी याद रखें। आपका 25 का डी आंसर होगा, जो आर्कियोप्टेरिक्स जो होगा बिल्कुल एक जीवाश्म पक्षी का नाम है, बिल्कुल याद रखें। 25 का डी। तो आज जो मिला आपको 25 क्वेश्चन, जी कैसा लगा जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। और जो नए हमारे जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे यूट्यूब चैनल, जो आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज का मिला मोस्ट 25 क्वेश्चन जो ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से आपको डेली आपको MCQ पे मिलेगा। जी इस वीडियो को आप ज़रूर बताएंगे देखकर कैसा लगा। बस आज का मैं इतना ही, जो आपका मोस्ट 25 मिला, जो NCERT बुक से तैयार किया गया, जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट था। तो ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में और शेयर भी कर देंगे अधिक से अधिक इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को, जी बिल्कुल। तो आज के बाबा का पिटारा में इतना ही, कल फिर मिलेंगे हम, जी बिल्कुल सुबह में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जय बिहार।